हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किया था, जो कि काफ़ी फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर था। और ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस और वन लाइनर दोनों का मिक्स था, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में केवल वन लाइनर्स अब नहीं आ रहे हैं। ख़ास करके बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या आपने एईडीओ के एग्ज़ाम में भी देखा कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है। उस बदलते हुए पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने 20 क्वेश्चन किया है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट अगले क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन 21 पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 के प्रावधान निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। अब देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन 3 गलत क्यों है। 1 और 2 सही है और ये सामान्यतः गिरफ्तारी की स्थिति में मौलिक संरक्षण है, जो 1 और 2 में दिया गया है। जबकि कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर उपरोक्त संरक्षण कारण बताना 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना लागू नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार होता है, उसके लिए ये दो जो नियम है उस पर लागू नहीं होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। और ऐसे ही मिक्स करके क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाया जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको उसको अच्छे से समझना है कि ये जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला होगा तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई अनिवार्य नहीं है और ना ही उसकी गिरफ्तारियों का कारण बताना अनिवार्य है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मूल अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। दूसरा है, संपत्ति का अधिकार अब 300A के तहत एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है केवल 2, ऑप्शन बी। कथन 2 सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक विधिक अधिकार रह गया है। कथन 1 गलत क्यों है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाने का संशोधन 42वां है, बल्कि 44वां नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये 42वें में हटाया गया था, ना कि 44वें में। हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 23वें पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन 1 सही है। कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन अर्थात सामान्य विधिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु भी रिट जारी कर सकती है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें केवल कहा गया है कि ये मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 16(4) राज्य को लोक सेवाओं में पिछड़े वर्ग के पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15 व 16 दोनों में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 गलत है, क्योंकि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6), 16(6) जोड़े गए, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस के लिए वो कौन सा आर्टिकल है। अगर हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए कि ईडब्ल्यूएस से जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो उसका वर्णन 15(6) और 16(6) में किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, यह सामान्य नियम है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत व अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में केवल केंद्र और राज्य सरकारें शामिल है, स्थानीय निकाय व संवैधानिक प्राधिकरण शामिल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। कथन 1 सही है, यह सामान्य नियम है। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 17 और 23 अपवाद स्वरूप निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 जो है वो निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में केंद्र व राज्य सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल के साथ साथ भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण भी शामिल है। और अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। किसी विधि को केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। तीसरा कथन गलत है। कथन 1 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। कथन 2 है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि कथन 3 गलत है। केवल इस आधार पर कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 27। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 39। संविधान के अनुच्छेद 39D में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तथा अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सहायता से संबंधित है। और आपने देखा हमने एक क्वेश्चन में कम से कम 5 आर्टिकल को कवर कर लिया कि किस आर्टिकल में क्या क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट जो कि हमारे DPSP से संबंधित है। और आपने देखा होगा परीक्षाओं में DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनसे रिलेटेड आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। और अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। पंचायती राज संस्थानों को मूल अधिकार द्वारा ही संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अब इसमें केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2 या 1 2 और 3। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। कथन 1 सही है। अनुच्छेद 40
राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित करने का निर्देश देता है, जबकि कथन 2 गलत है। मूल संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख केवल नीति निर्देशक तत्वों में था, उन्हें संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया। कथन 3 सही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है, इसमें से आपने पढ़ा होगा कि जो DPSP है उसमें गांधीवादी है, एक फेडरल है और अन्य है, तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें से गांधीवादी कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ऑप्शन सी है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी है गौ वंश एवं दुग्ध देने वाले पशुओं का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता। ये जो है DPSP गांधीवादी सिद्धांतों में नहीं आता है। अनुच्छेद 44 में वर्णित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड उदार बौद्धिक लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत का उदाहरण है, जबकि ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 गौ वंश से दुग्ध देने वाले पशुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 48 गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। और आपसे आपने इसमें 4 आर्टिकल देख लिया कि आर्टिकल 40 में क्या आता है, आर्टिकल 43 में क्या आता है, आर्टिकल 48 में क्या आता है, और ये भी जान लिया कि यह आर्टिकल गांधीवादी से संबंधित है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39A का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 39A प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार के मामलों में राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन 2 है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। कथन ए सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 से जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। कथन 2 भी सही है। अनुच्छेद 39 से राज्य को यह निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे और आवश्यक होने पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जबकि ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 39A प्रत्येक नागरिक को सभी मंत्रालयों में सभी मामलों में राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने का मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिनका क्रियान्वयन कानून एवं योजना के माध्यम से किया जाता है। इस तरीके से देखा हमने 10 क्वेश्चन का भी ये सीरीज कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।